हेलो गाइस, सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी का वो पार्ट जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और एकदम छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मून के बारे में। किसके बारे में? चंद्रमा, चंदा, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इंटरस्टेलर डेब्रिस मतलब जो हमारे इसमें मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जो भी डेब्रिस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आरआरबी में आता है। ठीक है, तो मून के बारे में सबसे पहला टर्म क्या है? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए आपको टर्म याद है तो आपको कीवर्ड याद है तो आप रिलेट कर लेंगे। सेलेनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मून। अगर आप मून का स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मून का स्टडी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है, रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन का स्पीड या फिर टाइम। ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन का स्पीड क्या है मून का? 3680 किलोमीटर पर आवर। और टाइम पूछेगा तो 27 दिन 7 घंटा, मतलब 27 दिन 7 घंटा लगता है चंद्रमा को अर्थ के चारों तरफ घूमने में और अपने एक्सिस पे रोटेट करने में भी। ठीक है, ये मान लीजिए मून है, हाँ, ये आपको अर्थ है, हाँ, और ये आपको मून है। ठीक, तो इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना दिन लग रहा है? 27 दिन 7 आवर। ठीक, और ये एक मून है। ठीक, ये मून अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, इसको रोटेट करने में भी इतना ही समय लगता है। क्यों? क्योंकि मून का जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का स्पीड सेम है, तो उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम भी सेम होगा। ठीक है, तो रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन स्पीड क्या होगा आपसे मून का पूछेगा तो 3680 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे समय पूछता है तो 27 दिन 7 घंटा लगेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। मून को हम लोग फॉसिल प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉसिल प्लैनेट भी बोलते हैं, प्लैनेट तो नहीं बोलते हैं। ये तो क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। अर्थ का ओनली सैटेलाइट कौन सा है? मून है, तो इसको हम लोग फॉसिल प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अब 3 चीज़ डिस्कशन करेंगे। ये जो 4th पॉइंट है, साइज, ग्रेविटेशन और मास। ठीक है, उसका एग्जैक्ट आप साइज, वॉल्यूम ये याद नहीं करना, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में मून का साइज कितना है? 1/4 है। ग्रेविटेशन वहाँ कितना है? 1/6 है। और मास कितना है? 1/8 है। ठीक है, तो साइज बोलेगा तो 1/4 अर्थ के कंपैरिजन में, ग्रेविटेशन 1/6 और मास, उस मून का मास क्या? 1/8। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, सिंपल सा है। वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है उसके सरफेस पे? सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है, टाइम टू लाइट मतलब कितना समय लगता है मून से अर्थ पे लाइट आने के लिए? 1.3 सेकेंड। ठीक है, तो मून का अपना लाइट नहीं होता, वो सन से रिफ्लेक्ट करके जो अर्थ पे आता है तो 1.3 सेकेंड टाइम लगता है। और जो मून में जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम क्या है? लेबनिज माउंटेन। क्या नाम है? लेबनिज माउंटेन। ठीक है, तो मून के बारे में इतना 5-6 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। सेलेनोलॉजी, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, स्पीड या फिर टाइम, फॉसिल प्लैनेट बोलते हैं, साइज, ग्रेविटेशन कितना है, मास कितना है पता है, उसके सरफेस पे क्या है, टाइम कितना लगता है लाइट को आने का, और वहाँ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पीक जो कि मून पे है, वो लेबनिज माउंटेन उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसके नीचे फिर डिस्कशन करेंगे इसका। चलिए ये वाला चीज़ डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाला चीज़ देखिए क्या है। देखिए आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा फुल मून और न्यू मून। ठीक है, फुल मून और न्यू मून। देखिए क्या पढ़ते हैं, फेज ऑफ मून आर इन डिफरेंट वेज। जैसा आपको चंद्रमा दिखता है, ठीक है, आपको पूरे महीना चंद्रमा अलग अलग तरह से दिखेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, क्यों अलग अलग तरह दिखेगा? क्योंकि चंद्रमा तो, जो मून है वो तो सन का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है पृथ्वी पे, तो जब वो जो अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो फिर वो अलग अलग पार्ट ही उसका रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप जैसे रात का समय है, ठीक, दिन के समय भी चंद्रमा होता है, आपको तो नहीं दिखता है, रात में दिखता है। क्यों? क्योंकि जब इस पे लाइट पड़ता है सूरज का तो फिर ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा है मान लीजिए। ठीक, कभी इसका क्या होगा, आपको पूरा चंद्रमा दिखेगा एक साइड, ठीक है, कभी आपको आधा दिखेगा, कभी आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है,
तो बहुत सारा केस होगा जिसमें चंद्रमा कब आपको नहीं दिखेगा। देखिए आपको कब नहीं दिखेगा, सिंपल सोचिए, ये आपको अर्थ है, ठीक, ये आपका सन है, सन अर्थ, और ये आपको मून है, ये आपको मून है, ठीक है, मून। तो ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के राउंड और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के राउंड, ठीक है। तो मान लीजिए मून बीच में आ गया, ठीक, तो मून अर्थ और सन के बीच में आ गया, तो सन का जो लाइट है इस मून को पार कर नहीं पाएगा, तो आपको मून दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको मून दिखेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस पर तो सूरज का लाइट पड़ा ही, सूरज का लाइट जितना पड़ा तो फिर वो तो रिफ्लेक्ट हो गया वापस से, आपके आँख पे तो नहीं आया। यही मून जब घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो जो सन का लाइट है ये पूरे मून पर पड़ेगा और आपको पूरा मून दिखेगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट आपको मून का दिखेगा, ठीक है। तो जब मून अर्थ और सन के बीच में होगा, जब मून अर्थ और सन के बीच में होगा तो आपको मून दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है, मून नहीं दिखाई देगा। आपको लग रहा है दिखाई देगा, नहीं, लेकिन हाँ सन का कुछ हिस्सा आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं, आपको दिखाई देगा अरे यहाँ तो मून, यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन सन आधा अधूरा दिख रहा है, तो इसको हम लोग लूनर इक्लिप्स बोल देते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ये एक सेकंड, ये इक्लिप्स वाला हम अगले लेक्चर में आपको बताते हैं, ठीक है, सोलर या लूनर इक्लिप्स। लेकिन जब भी सोलर या लूनर इक्लिप्स होगा, ठीक है, जब भी सोलर या लूनर इक्लिप्स होगा, ठीक, तो इसमें दो तरह का आपको केस, जैसे कि लूनर इक्लिप्स, ठीक है, लूनर इक्लिप्स कब होगा, जब मून आपको इधर हो, ठीक है, मून जब इधर हो तो लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स मतलब जो चंद्रमा पे है, वो जो चंद्रमा पे है उस पे आप अर्थ का प्रभाव है। अर्थ का प्रभाव क्या है, देखिए सूरज का जो किरण है वो चंद्रमा तक तो पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, अच्छे से, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया, अर्थ आ गया, बीच में अर्थ आ गया, तो आपको जो मून है वो रेडिश दिखेगा, मून आपको रेडिश दिखेगा, मून ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, क्योंकि अर्थ इतना भी बड़ा नहीं है कि सारा छेक लेगा, ठीक है, लेकिन जो अर्थ का जो सनलाइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है। तो लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्रमा पे छाया पड़ गया किसका, अर्थ का, ठीक है। एक होता है सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स मतलब मून छुप गया किसके पीछे, अर्थ के पीछे। सोलर एक्लिप्स मतलब जब मून इधर आ गया, जब मून घूम के इधर आ गया तो सन छुप गया, सन का कुछ पार्ट आपको दिखेगा नहीं, तो आप बोलेंगे सूर्य ग्रहण लग गया, सोलर इक्लिप्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल, इसको एकदम सिंपल करते हैं, ठीक है, सिंपल करेंगे, क्या है, जब ये आपको अर्थ है, और ये आपको सन है, और ये आपका मून है, हाँ, ये मून है, या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक। जब यहाँ पे हो मून, ये आपको सन है, ये अर्थ है। जब यहाँ पे होगा मून तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूनर इक्लिप्स। जब यहाँ पे मून होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सोलर इक्लिप्स। मतलब सूर्य पे ग्रहण लगा दिया, कौन लगा दिया, चंद्रमा। लूनर इक्लिप्स मतलब मून पे ग्रहण लग गया, किसका, अर्थ का ग्रहण लग गया, ठीक है। तो जब मून इधर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फुल मून, क्योंकि आपको पूरा चांद दिखेगा, ठीक है। लूनर इक्लिप्स में आपको पूरा चांद दिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको चांद नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, ए फुल मून अकर्स व्हेन वी सी द इंटायर लिट पोर्शन ऑफ द मून। जो लाइट पोर्शन है मून का हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। द फुल मून फेज अकर्स व्हेन मून इज इन अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। जब मून अपोजिट साइड में है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो फुल मून एक समझ में आ गया। चलिए एक न्यू मून समझते हैं। तो जब यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे जब चंद्रमा है तो आपको चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, गूगल पे चाहिए, एक बार देखिए लूनर इक्लिप्स का इमेज कैसा होता है और एक बार सोलर इक्लिप्स में चंद्रमा कैसा दिखता है, आपको चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये तो सारा सूरज का लाइट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना, थोड़ी ना रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको चंद्रमा तभी दिखेगा जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो ए न्यू मून इज व्हेन मून कैनॉट बी सीन, मून दिखाई ही नहीं देगा। ए न्यू मून अकर्स व्हेन मून इज डायरेक्टली बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो इसको आप अपना लिख सकते हैं, अपने तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया? ठीक है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में आपको फुल मून डे हो गया, जब मून बीच में आ गया अर्थ और सन के बीच में, तो न्यू मून है, नया मून है, आपको दिख नहीं रहा, नया नया उसका जन्म हुआ है, दिख नहीं रहा। ठीक है, उसी तरह एक होता है गिबियस मून। गिबियस मून कब बोलते हैं? जब 3/4 ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जब मून का 3/4 हिस्सा आपको दिखने लगे तो उसको हम लोग गिबियस मून बोलते हैं। ठीक है, तो होने के लिए देखिए बहुत सारा फेज होगा। ठीक है, मून अलग अलग हर 27 दिन 7 घंटे वो चेंज होते रहेगा पोजीशन, तो वो आपको अलग अलग पार्ट दिखते रहेगा, तो हर पार्ट को नाम दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? फुल मून, न्यू मून और गिबियस मून। तो एक फुल मून से दूसरा फुल मून आने में कितना समय लगेगा? आप सोचिए, 27 दिन 7 घंटा लगेगा, है तो, है ना? नहीं, एक फुल मून से दूसरा फुल मून आने में आपको 29.5 डेज लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ भी तो, आप सोचेंगे कि कंप्लीट रोटेशन जो है, ये मून यहाँ पे है, ठीक, मून यहाँ पे है, मून यहाँ पे है। देखिए फिर से समझते हैं, सन है, ये हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ, ये हमारा मून। ठीक है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे सन है, ठीक, सन है, तो यहाँ पे मून है, तो ये फुल मून डे होगा, तो वापस से ये घूम के यहाँ आएगा, तब फिर से फुल मून हो जाएगा। तो फुल मून से मून होने में कितना समय लग रहा है? आपको लगेगा कि 7 आवर होना चाहिए, 27 दिन 7 घंटा होना चाहिए, क्योंकि तो एक बार पूरा अर्थ का रिवॉल्यूशन कर लेता है। नहीं, अर्थ भी तो रिवॉल्यूशन कर रहा है सन का। ठीक है, अर्थ भी तो रिवॉल्यूशन कर रहा है ना सन का। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर आपसे पूछे कि रोटेशन कंप्लीट कितना दिन में कर रहा है, 27 दिन 7 घंटा, लेकिन वन फुल मून से दूसरे फुल मून के बीच में कितना टाइम लगता है? 29.5 दिन, या फिर 30 दिन भी आप बोल सकते हैं अप्रॉक्स। मतलब एक पूरा चांद दिखा, फिर दूसरा बार आपको पूरा चांद 30 दिन बाद दिखेगा। अगर आपको आधा चांद आज आपको 15 तारीख को दिख रहा है, 15 जनवरी को, तो अगला आधा चांद आपको 15 फरवरी को दिखेगा। ठीक है, लेकिन आज आपको 1 तारीख को अगर आपको आधा चांद दिख रहा है, तो 15 तारीख को आपको पूरा चांद दिखेगा, फिर 15 को पूरा दिख गया, फिर अगले 1 तारीख को आधा दिखेगा। ठीक है, सिंपल है। तो वन फुल मून से दूसरा फुल मून में कितना समय लगेगा? 29.5 दिन, 30 दिन मान लेते हैं। ठीक है, तो आधा वन फुल मून से हाफ फुल मून में कितना समय लगेगा? 15 दिन। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, आप इसको अगर आप समझाने में इतना समय लग रहा है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, चलिए अब एक और डिस्कशन कर लेते हैं, इंटरस्टेलर डेब्रिस। ये क्या होता है? देखिए 3 टर्म होता है जिसमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स और मेटियोर्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होता है? एस्टेरॉइड्स होता है जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में होता है, मार्स और जुपिटर। तो जो 2 प्लैनेट है मार्स और जुपिटर, उसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होता है। बहुत सारा एस्टेरॉइड होता है, बहुत सारा छोटा छोटा कण होता है, बड़ा बड़ा, मतलब स्मॉल प्लैनेट साइज का वहाँ पे रॉक्स होता है। ठीक है, वो कहाँ पे होता है? एस्टेरॉइड बेल्ट में होता है। ठीक है, तो आपसे सिंपल पूछे एस्टेरॉइड कहाँ होता है? एस्टेरॉइड बेल्ट में, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, आपसे ये भी पूछता है एग्जाम में कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना। कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स होता है फ्रोजन गैसेस और डस्ट, जो कि आइस टाइप का है। ठीक है, गैस जो है वो फ्रोजन हो गया, मतलब आइस टाइप का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 2 पार्ट होता है, हेड और टेल। क्या होता है? 2 पार्ट। एक मान लीजिए ये हेड हो गया, ये आपको टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये आपको टेल हो गया। ठीक है, हेड और टेल होता है। ठीक, तो जो सन है, मान लीजिए यहाँ सन है। ठीक है,
तो इसका जो टेल है ये सन से दूर भागेगा, इसका जो टेल है वो सन से दूर होगा। क्यों? क्योंकि सन में सोलर फ्लेयर्स होता है, तो सोलर फ्लेयर्स क्या करता है, उसको फोर्स करता है, तो उसका टेल जो है वो सन से दूर की तरफ होता है। ठीक है, तो सिंपल आपसे पूछेगा टेल कहाँ होता है कॉमेट्स का, अवे फ्रॉम द सन। ये आप या तो रट सकते हैं या समझ सकते हैं। सूरज से अपना ताप है, उसका अपना विंड है, वहाँ पे अपना विंड चलता है, तो जब विंड चल रहा है तो वो जो इसका टेल है वो तो हल्का पार्ट होगा, हेड तो भारी पार्ट होगा, तो टेल जो है वो सन से दूर रहेगा। सन अगर यहाँ है तो टेल यहाँ, अगर सन यहाँ है तो टेल कहाँ होगा, यहाँ होगा, दूर जा रहा है ना, सन से दूर जा रहा है। ठीक है, समझ गए। एस्ट्रॉइड्स क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में रॉक्स होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स या फिर बड़ा पीसेस ऑफ रॉक्स। ठीक है, कॉमेट्स क्या होता है? फ्रोजन गैस और डस्ट होता है, जिसमें हेड और टेल होता है, टेल अवे फ्रॉम द सन होता है। मेट्रॉइड्स और मीटियोर्स क्या होता है? हॉट, ये क्या होता है? हॉट थ्रू फ्रिक्शन, शूटिंग स्टार जो आप लोग बोलते हैं ना, टूटता तारा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि मेट्रॉइड्स मतलब बड़ा बड़ा रॉक्स जो है वो क्या होता है, धरती पे गिरने लगता है। जब धरती पे गिरने लगता है तो वो ग्रेविटेशन की वजह से हवा से मतलब एटमॉस्फेयर से इतना उसका फ्रिक्शन होता है, एटमॉस्फेयर से इतना फ्रिक्शन होता है कि वो जलने लगता है। क्या करने लगता है? शाइन करने लगता है। सो हम लोग क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार या फिर टूटता तारा। ठीक है, तो टूटता तारा क्या एस्ट्रॉइड्स होता है? नहीं। कॉमेट्स होता है? नहीं। मेटियोर्स होता है। कौन होता है? मेटियोर्स। मेट्रॉइड्स जो कि घूम रहा है सन के अराउंड वो मेट्रॉइड्स हो गया, जो कि टूट के अर्थ की तरफ गिरने लगा उसको हम लोग मेटियोर से बोल दिए, उसको हम लोग शूटिंग स्टार बोल दिए, क्योंकि वो जलने लगा। क्यों जलने लगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर से उसका फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल है, समझ गए हम लोग बेसिक चीज़। ठीक है, दोनों के बारे में। और ये हम लोग न्यू मून, फुल मून, आप आराम से बैठ के 1-2 मिनट सोचिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। न्यू मून क्या है, फुल मून क्या है, गिबियस मून क्या है, रोटेशन में कितना समय लगता है, न्यू मून से न्यू मून होने में कितना समय लगेगा, न्यू मून से हाफ मून होने में या फिर फुल मून से हाफ मून होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्या है पहला क्वेश्चन आरआरबी का। हाउ मेनी डेज आर टेकन बाय मून टू कंप्लीट ए सिंगल रोटेशन ऑन इट्स अर्थ। तो सिंगल रोटेशन करने में कितना दिन लगेगा? हम लोग क्या पढ़े हैं? 27 दिन 7 आवर। ठीक है, तो करीब 27.3 दिन हो जाएगा, 27.3 दिन। ठीक है, क्योंकि ये 7 घंटा मतलब मान लीजिए 8 घंटा के अराउंड, दिन भर में 24 घंटा होता है, तो 0.3 डेज मतलब 27.3 डेज लगता है। ठीक है, ऐसे भी आपको पता है 27 दिन 7 घंटा, तो 27 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये हो गया। ठीक है, द टाइम पीरियड बिटवीन फुल मून एंड फुल मून। तो फुल मून और फुल मून के बीच में समय कितना बताएं? 29.5 डेज। 30 दिन भी नहीं है, 29.5 एग्जैक्ट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट है 29.53 डेज, तो 29.5 डेज होता है। ठीक है, फुल मून से फुल मून के बीच में। लेकिन ऑप्शन अगर देगा ऐसे देगा, फुल मून और हाफ मून, इसके बीच में कितना दिन का होगा? बोल सकते हैं आप 15 दिन। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा रहे 15 दिन। ठीक है, अभी क्या है? 3/4 ऑफ मून इज विजिबल। 3/4 मतलब 3/4। 3/4 पार्ट आपको मून का दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गिबियस मून। हाफ मून तो बोलेंगे नहीं, हाफ मून में तो वन हाफ दिखेगा। न्यू मून में तो आपको दिखेगा ही नहीं, न्यू मून में तो आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूरज और अर्थ के बीच में आ गया है, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? लाइट, तो चंद्रमा आपको दिखेगा ही नहीं। फुल मून में तो आपको पूरा चंद्रमा दिखेगा। तो आपको गिबियस मून नहीं भी पता है, अगर आपको पता है हाफ मून तो हाफ होगा, न्यू मून में तो दिखेगा नहीं, फुल मून में तो पूरा दिखेगा, तो यही होगा, है ना। क्या लिखा है? इन विच फेज ऑफ द मून इज इनविजिबल। मून आपको दिखेगा नहीं, कब? न्यू मून में। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा फुल मून और न्यू मून। नहीं, फुल मून में तो पूरा चंद्रमा दिखेगा, न्यू मून मतलब बेबी है, वो दिख नहीं रहा है, नया हो सकता है पेट में है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट अर्थ। पता है हम लोग को मून। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट पूछ रहा है। आर्यभट्ट क्या है? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो हर कोई बना देगा। ठीक है, देखिए ये क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। प्लैनेट के अराउंड में कौन सा सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करता है? सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट मतलब ही तो ये होता है, मान लीजिए अर्थ है, ये मून है। ठीक, तो ये तो अर्थ के चारों बगल ही घूमेगा ना,
ठीक है। मार्स का जो मून है, मार्स का जो सैटेलाइट है वो उसी के चारों बगल घूमेगा। तो जो प्लैनेट के चारों बगल घूमता है उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ड्वार्फ एस्टेरॉयड प्लैनेट प्रेजेंट इन एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। हाँ तो ठीक है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, ड्वार्फ एस्टेरॉयड प्लैनेट, ड्वार्फ एस्टेरॉयड ये कहाँ पे था, एस्टेरॉयड बेल्ट में, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो पूछ रहा है ड्वार्फ एस्टेरॉयड प्लैनेट इज प्रेजेंट इन एस्टेरॉयड बेल्ट में कौन है, इसमें क्या होगा, मेक, सीरिस, प्लूटो, इरिस, ठीक है। तो ये आपको सीरिस होगा, ठीक है, सीरिस होगा। तो ये भी एक क्या है, प्लैनेट है। प्लैनेट मतलब इतना बड़ा है कि प्लैनेट साइज का, लेकिन इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये वन टाइम पूछ दिया, जैसा नहीं कि आपको हमेशा पूछेगा। उसके पीछे एस्टेरॉयड बेल्ट में हजारों एस्टेरॉयड्स है, लाखों एस्टेरॉयड्स है, उसमें बड़ा बड़ा जो साइज का, उसको प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट बोल लेते हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि ड्वार्फ प्लैनेट में कौन, ड्वार्फ एस्टेरॉयड प्लैनेट कौन है, तो वो सीरिस होगा, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये है कि ये वाला ड्वार्फ प्लैनेट का कंडीशन, किसका, ड्वार्फ प्लैनेट का कंडीशन। तो ड्वार्फ प्लैनेट का कंडीशन क्या है कि ये ऑर्बिट द सन, मतलब सन के अराउंड ये घूमना चाहिए, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट। ये क्या हो रहा है, ड्वार्फ प्लैनेट जो है ये ऑर्बिट द सन, ठीक है। तो प्लैनेट है वो तो सन के अराउंड घूमेगा ही, ठीक है। लार्ज इनफ टू बी स्फेरिकल, मतलब इतना बड़ा हो कि वो स्फेरिकल हो, मतलब ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो, ठीक है। सन के अराउंड घूमे, स्फेरिकल हो, और उसमें इतना शक्ति हो, ठीक है, इतना, मतलब ये क्या लिख दिया, ये ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। मतलब ये क्या है ना, इसके पास इतना शक्ति नहीं कि अपने आसपास का नेबरहुड को क्लियर कर पाए। तो आसपास के नेबरहुड को अगर वो क्लियर कर देता है तब तो वो प्लैनेट है, ठीक है। अगर नहीं कर पाए तो वो ड्वार्फ प्लैनेट है। तो प्लैनेट होने का कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है, ऑर्बिट करेगा सन के अराउंड, दूसरा स्फेरिकल होगा, तीसरा क्लियर नेबर, अपने नेबर सराउंडिंग को क्लियर करके रखेगा, इतना उसमें शक्ति है, ठीक है। तो प्लूटो जो है, प्लूटो वो ड्वार्फ प्लैनेट होता है, क्यों, क्योंकि वो ये 3rd कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो सन के अराउंड भी घूम रहा है, स्फेरिकल भी है, मतलब नियरली स्फेरिकल भी है, लेकिन वो उसमें इतना शक्ति नहीं कि अपने सराउंडिंग को क्लियर कर पाया, ठीक है। तो प्लूटो हम लोग का ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। और 14 कंडीशन, नॉट अ मून, वो मून नहीं होना चाहिए, ठीक है। मून को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट नहीं बोलेंगे, ठीक। ये क्लियर है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए, एक कॉमेट अभी अभी हम लोग पढ़े थे, क्या था कॉमेट, कॉमेट गैसियस डस्ट था, ठीक है। वो उसमें क्या होगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा, हेड और टेल होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपको, हाँ, तो सबसे फेमस ये कॉमेट कौन सा है, हैली कॉमेट। हैली कॉमेट क्यों फेमस है, क्योंकि ये हर 75 साल बाद आता है। कब आता है, 75 साल बाद। तो लास्ट टाइम 1986 में देखे थे, अगले बार 2061 में देखेंगे। लास्ट बार 1986 में देखे थे, अब 2061 में देखेंगे। तो 75 साल बाद देखते हैं हैली कॉमेट। हैली कॉमेट, उसका नाम क्या है, हैली कॉमेट। तो चलिए, इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, विच कॉमेट अपीयर्स आफ्टर 76 ईयर, हैली कॉमेट, ठीक। हैली कॉमेट टेल स्टार, ठीक है, टेल स्टार इज विजिबल अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 75 साल बाद। देखिए, 2 बार पूछा, 1 बार पूछा, 3 बार पूछ दिया, ठीक है। पूछ रहा है हैली कॉमेट अब कब विजिबल होगा, 2061 में। तो आपको पिछला डेट भी याद रखना चाहिए, लास्ट टाइम कब देखे थे, 1986 में, ठीक है। तो हो सकता है आप अपने पूरी ज़िंदगी में एक ही बार देखें, और आप बहुत लकी हों तो हो सकता है 2 बार देख लें, ठीक है। ये क्या है, डैश इज द ऑब्जेक्ट विच इज आइसी कोर विथ अ टेल ऑफ गैस एंड डस्ट। गैस और डस्ट, गैस एंड डस्ट बोले थे ना, फ्रोजन गैस एंड डस्ट। तो आइसी कोर लिख दिया, मतलब फ्रोजन गैस एंड डस्ट कौन होता है, कॉमेट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस। डस्ट और आइस, गैस, डस्ट, आइस, फ्रोजन कौन है, सब कॉमेट है, ठीक।
द वर्ड कॉमेट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है। लॉन्ग हेयर्ड स्टार इसको क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें एक हेड है और एक टेल है, ठीक। व्हाट आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, ठीक है। जो सन के अराउंड कौन घूम रहा है वो है एस्टेरॉइड्स, ठीक। ज्वाइड्स तो कुछ होता नहीं है, ठीक। ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है ना, तो एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में रहता है, ठीक है। चारों बगल कौन घूमता है, मेट्रॉइड्स, ठीक है। तो सन के चारों बगल कौन घूमता है, मेट्रॉइड्स। लेकिन वो पार्ट मेट्रॉइड्स का जो कि अर्थ की तरफ खींचा चला आता है और फिर वो एक तरह से जलते हुए आपको दिखेगा, तो उसको मेटियोर्स बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ द अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब ए शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार किसको बोलेंगे, नहीं, एस्टेरॉइड्स तो अलग हो गया, एस्टेरॉइड बेल्ट में होता है। स्टार तो बोलेंगे नहीं शूटिंग स्टार को, प्लैनेट तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो शूटिंग स्टार किसको बोलते हैं, मेटियोर्स। इसको आप बोल सकते हैं फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस, मतलब वो फ्रैगमेंट्स और डेब्रिस जो अर्थ की तरफ गिर रहा है तो वो जलने लगा, मेटियोर्स उसी को बोलते हैं। तो फिर वो शूटिंग स्टार एक तरह से हो गया, एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया मून और एस्टेरॉइड्स का, मतलब अच्छा डिस्कशन कर लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आएगा तो नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। एकदम बेसिक डिस्कशन है, थोड़ा एक आध बार लेक्चर देख के छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बार आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।